नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं जम्मू की, जहां से एक खौफनाक खबर है। जम्मू से सिद्रा इलाके में 2 अलग अलग घरों से एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव मिले हैं। एक घर में 2 जबकि दूसरे घर में 4 शव मिले हैं। मृतकों में सकीना बेगम, उनकी 2 बेटियां, बेटा और 2 रिश्तेदार शामिल हैं। शव घर में कई दिनों से पड़े थे जो अब सड़ने लगे थे। पुलिस के मुताबिक शवों पर किसी तरह की हिंसा के निशान नहीं है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। और आपको ये भी बता दें, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम उनका कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, इस परिवार के बारे में बताएं और कब की ये घटना है, जांच में क्या कुछ पता चल पा रहा है, बताएं। हाँ, जांच अभी शुरू ही हुई कि ये ऐसे हुआ, किस तरह 6 लोगों के एक ही परिवार से उनकी मौत हुई, क्या वजह थी, क्या कारण थी, और सबसे जो सुराग मिल सकते हैं वो जो पोस्टमार्टम से मिल सकते हैं। और पोस्टमार्टम इनका किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज जम्मू में। और पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही वो किसी नतीजे पहुंच सकते हैं कि क्या वजह थी, क्या कारण थी जो 6 लोग मारे गए। क्या खुदकशी का वाक़ा है या किसी ने उनको मारा है, जहर दिया गया है या कोई को। लेकिन एक चीज जो आप देख सकते हैं, जो विजुअल्स में देख सकते हैं, जो गेट पे तिरंगा लगा है जी। इसका मतलब है 15 अगस्त या 14 अगस्त जब ये तिरंगा लगाया गया है, 13 अगस्त को जब हर घर तिरंगा की शुरुआत हुई, तो वहां तिरंगा तो वहां तो शायद जिंदा थे। लेकिन आज जब ये लाशें जब बरामद की तो वो उनकी डिकम्पोज जो पोजीशन में थी, सेमी डिकम्पोज, बदबू आ रही थी वहां से जब दरवाजा खोला गया। जी। सकीना बेगम, उसकी बेटी रुबीना, नसीमा, उसका बेटा जफर और उनके 2 रिश्तेदार नूर और सज्जाद अहमद, वो इन दोनों घरों में मुर्दा पाए गए। पुलिस का यह भी कहना है कि लाशों पे कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे, न कोई फोर्स के निशान लग रहे थे। उससे कहीं एक अब अटकलियां लगाई जा रही हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ है, कि महंगोइयां हो रही हैं। लेकिन बात तो है 6 लोग मर गए एक ही परिवार के, कैसे मरे और क्यों का किसी को पता भी नहीं था। जैसे मैंने बोला था, कम से कम 13 तारीख से झंडे लगाए जब गए तिरंगा, तो किसी ने तो झंडा लगाया या परिवार में या बाहर से जो झंडे का जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे लगाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो उलझी हुई है, इस परिवार के बारे में क्या कुछ पता चल पाया? ये परिवार यहाँ कब से रह रहा था, क्या इनका पेशा था, और ये जो 2 घरों से बरामद हुए हैं, क्या ये इनके घर हैं? क्या इसके बारे में जानकारियां हासिल हुई हैं कुछ? कहते हैं ये दोनों घर एक ही परिवार के हैं और शायद इनका असल ताल्लुक श्रीनगर से है। और कुछ देर से जम्मू के सिद्रा इलाके में उन्होंने 2 मकान लिए थे, वहां जो वो रह रहे थे। तो परिवार की हेड जो सकीना बेगम है, उसकी जैसे हमने बोला 2 बेटियां इसमें मरी हैं, उसका बेटा मरा है, उनका बेटा मरा है इसमें, उसकी लाश बरामद की, और 2 रिश्तेदार। और जाहिर सी बात है कि अभी तो मालूम नहीं कि कैसे, किन हालात में थे, क्या वजह थी काम का इनका। जो 6 लोग वहां थे वो सभी मुर्दा पाए गए, उनके लाशों शवों को बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिसकी जो एक एसपी रैंक ऑफिसर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और कई एक लोग उसमें और जुट रहे हैं, ताकि ये गुत्थी सुलझाए कि किस तरह 6 लोग मरे गए और किसी को मालूम भी नहीं। और जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले तो मरे हैं। और जिस तरह मैं विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं, घर पे तिरंगा भी लगा है, तो उसका मतलब 13 तारीख को तो शायद ये जिंदा हो सकते होंगे, जो शायद 13 तारीख के बाद इनकी मौत वाक़ा हुई। क्या वाक़ा थी, फाइनेंशियल स्ट्रेस था और फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मालूम नहीं, या किसी ने मारा भी, किसको मालूम, शायद एक तहकीकात ही बता सकती है। पहली बात यह है कि हमें इंतजार करना होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी, उससे पता चल जाएगा। दूसरी बात है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या मिलेगी। पुलिस ने पहले हमें बताया कि कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे। और दूसरी बात, पुलिस वहां ये तलाशी में देख रही थी किसी ने क्या कोई ऑडियो मैसेज तो नहीं छोड़ी है, वीडियो मैसेज तो नहीं छोड़ी, या कहीं कुछ लिख के नहीं छोड़ा कि क्या वजह थी। सभी 6 के 6 लोग इस परिवार के मरे हैं और उनकी लाशों को बरामद किया गया। बिल्कुल, मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ खुलासा जरूर होगा और एसआईटी यहाँ पर जांच कर रही है। ये वो 2 घर है जहां पर एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की कमेटी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे से कुछ देर पहले ही उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस्तीफे की वजहों का अभी पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई नियुक्तियां की थी। इसके अलावा आजाद के खास माने जाने वाले बनिहाल से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री विकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सोपोर से विधायक रहे हाजी राशिद के भी कांग्रेस से इस्तीफे की खबर है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। उमा, क्या वजह रही गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की, और क्या क्या जानकारी? जी देखिए जया, जो जानकारी हम तक आ रही उसके मुताबिक ये कि सेहत का हवाला दिया गया है, जो कि कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, और इस आधार पे उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकारने से मना किया। लेकिन जो दूसरे सूत्र हैं उनका ये कहना है चिट्ठी ली गई कांग्रेस अध्यक्षा को गुलाम नबी आजाद की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने पहले ही इस बात के लिए माफी मांगी थी, अपनी तरफ से ये मना किया था कि किसी तरह की कमेटी में उनको ना डाला जाए। उसके बावजूद ये इस कमेटी में उनको डाला गया। एक अहम बात यह है जया कि गुलाम नबी आजाद, जो कि एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई गई है 2024 के चुनाव के मद्देनजर, उसमें भी वो शिरकत नाम है। और उसके बाद जब यहाँ और कश्मीर कांग्रेस में, उसमें उनको कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो ये संदेश गया कि उनको उनका कद छोटा किया जा रहा है, उनको कई सारी कमेटियों में डाला जा रहा है, और ये एक वजह है पसंद नहीं आई और उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से मना किया। एक अहम बात यह भी है जया कि लंबे समय से, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो कि G23 के नेता माने जाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि राज्यसभा न मिलने की वजह से वो नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में एक कांग्रेस हाईकमान और गुलाम नबी आजाद और कुछ और बाकी नेताओं में भी नजर आता रहा है, इसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। जया, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कई वजह हो सकती हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, सेहत भी एक वजह हो सकती है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है और अपने आप को इस कमेटी से अलग रखने की बात की है। 2024 के लिए कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई है, उसमें गुलाम नबी आजाद थे। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके मद्देनजर माना जा रहा है कि शायद ये एक कदम पीछे उन्होंने इसलिए खींचा है गुलाम नबी आजाद ने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पुलिस कर्मियों को मिलने वाला खाना क्या वाकई में इतना खराब होता है कि वो खाने लायक नहीं होता। ये सवाल दरअसल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं, कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। फिरोजाबाद से तस्वीर आई थी जहां मेस के खराब खाने को लेकर एक जवान फूट फूट कर रो रहा था, जो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। और एक दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि ताजा तस्वीर आई है मैनपुरी से, वहां पुलिस मेस की तस्वीर है, जहां जिले के एसपी खुद जब खाने की जांच करने के लिए पहुंचे तो देखकर बहुत हैरान रह गए। पुलिस मेस में कच्ची रोटियां दी जाती थी, दाल की जगह पानी परोसा जाता था, यानी पानी के अंदर दाल को ढूंढा जाता था। इस कदर हालत होती थी क्वालिटी की, खाने की गुणवत्ता की। ये वो तस्वीर देखिए जब वो जांच परख कर रहे हैं। यूपी पुलिस की मेस का खाना अब सिपाहियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ये इन दो तस्वीरों से कहीं ना कहीं हालत वहां की जरूर बयां होती है। ये क्या है? ये दाल है ये। और बात करते हैं, आजादी के 75 साल हो चुके हैं। एक तरफ तो हम विकासशील से विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से तमाम बाकी विकासशील देशों से बदतर और लचर नजर आती है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीर है जहां पर 2 नवजात मेडिकल सुविधाओं के अभाव में जन्म के साथ ही मां के सामने तड़पकर दम तोड़ देते हैं। और ये तस्वीर उस मां की है जो बच्चे जिसके की दम तोड़ चुके हैं, और उस मां को किसी मान लो गठरी की तरह लाद कर एक स्ट्रेचर बनाया गया है कपड़े का, उस तरह से उसको लाद कर 3 किलोमीटर पैदल फिसलने वाली जमीन पर पहाड़ी इलाके से सरकारी अस्पताल तक
कैसे तैसे पहुंचाया जाता है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की, जहां सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग पिता को उनके बेटे 5 किलोमीटर तक ठेले पर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हुए हैं। ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि क्या सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो विस्तार से हम एक बार फिर से महाराष्ट्र के पालघर की खबर आपको बताते हैं कि मोखाड़ा तहसील में मरकवाड़ी में गांव तक पहुंचने का रास्ता यहां पर नहीं है, जिसकी वजह से घर में जन्मे बच्चों को मेडिकल सुविधा नहीं मिल सकी और 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म के कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। बच्चों की मौत के बाद बेहाल मां अस्पताल तो पहुंची, लेकिन गठरी की तरह बांधकर 3 किलोमीटर जिस तरह से उसे अस्पताल ले जाया गया, इससे शर्मनाक हालत स्वास्थ्य विभाग की नहीं हो सकती। दोनों बच्चे वक्त से पहले 7वें महीने में ही पैदा हो गए थे और इलाज के अभाव में असमय दुनिया छोड़ गए। अब दोनों बच्चों को गंवा चुकी मां का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और कुछ ऐसा ही मामला आप देखिए मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर दभो इलाके में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बाद परिवार वाले 108 एम्बुलेंस को फोन लगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मजबूरी में बुजुर्ग के जो बेटे हैं उन्हें एक ठेले पर पिता को अपने रखकर 5 किलोमीटर तक अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, तब जाकर कहीं बुजुर्ग को इलाज मिल पाया। ये परिवार काफी गरीब बताया जा रहा है। इस मामले में बीएमओ का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि मैं जो लापरवाह लोग हैं उनकी जानकारी करके और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उनके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पत्र लिखूँगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मानवता को बहुत ही मानवता के खिलाफ बहुत ही दुखद घटना है और मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाके इस पर कार्रवाई कराऊँगा। क्योंकि 108 मेरे डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं रहती, फिर मैं अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराऊंगा। और इस वक्त की खबर आ रही है अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई है। 200 करोड़ की रंगदारी का ये पूरा मामला है। ईडी की चार्जशीट में जैकलिन का नाम है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है और आज चार्जशीट दायर करेगी ईडी। ठग सुरेश ने करोड़ों के गिफ्ट दिए थे सूत्रों के मुताबिक जैकलिन को। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मुकेश, किस तरह की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं जैकलिन फर्नांडिस के लिए? देखिए, जो बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी दायर करने जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, उसमें जैकलिन फर्नांडिस को वो आरोपी बना सकती है। क्योंकि जांच में ये बात साफ हुई है कि जो जैकलिन फर्नांडिस हैं उन्होंने पिंकी ईरानी, एक जो महिला है जो उनके साथ रहती थी, उसके जरिए 5.71 करोड़ रुपए के गिफ्ट सुकेश चंद्रशेखर से लिए हैं। इसके अलावा जो जैकलिन फर्नांडिस के परिवार के लोग हैं उनको भी सुकेश चंद्रशेखर ने पैसा ट्रांसफर किया था अलग अलग बैंक खातों में। इसके बाद ईडी ने जो जैकलिन फर्नांडिस हैं उनकी करीब 7 करोड़ रुपए की जो एफडी है उनको भी सीज कर लिया था। उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है। उनकी सहयोगी पिंकी ईरानी को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने गिरफ्तार तो नहीं किया था। लेकिन अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए जो उन पर एलिगेशन है और जो एविडेंस मिले हैं मनी ट्रांजैक्शन के, वो सारे ईडी अब कोर्ट में रखने जा रही है और उनको इस चार्जशीट में ईडी आरोपी बना सकती है। आरोपी बना सकती है। जो पूछताछ यहाँ पर हुई थी ईडी ने की है जैकलिन से, उसमें अपने आरोपों पर क्या बोला है जैकलिन ने? देखिए, जो तमाम ट्रांजैक्शन हुए हैं और जो फंड ट्रांसफर हुआ है, इस पर लंबी पूछताछ हुई है जैकलिन से। और जैकलिन ने ये कहा कि उनको नहीं पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है या क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है। उनका कहना यह था कि वो दोस्ती के जाल में फंस गई और वो लगातार वो गिफ्ट लेती रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।